हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपोजन कोचिंग क्लासेस में। मेरा नाम कृष्णा कुमावत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मैं आपको अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप साझेदारी का सामान्य परिचय इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मैंने आपको इसके सिलेबस में आपको चैप्टर कितने कितने मार्क्स के होंगे और इसके क्वेश्चन मॉडल के बारे में मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ। अब चैप्टर फर्स्ट है आपके जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। ये कितने नंबर का होगा? तो इसके मैक्सिमम मार्क्स ये होगा आपके 5 नंबर का, जिसमें से शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा आपके एक और वेरी शॉर्ट टाइप का भी होगा एक। वेरी शॉर्ट टाइप का एक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का एंड शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन होगा एक, जो भी कितने नंबर का होगा 4 नंबर का। तो टोटल कितने का हो गया? ये 5 नंबर का। तो ये चैप्टर आपके 5 नंबर का होगा। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है कि कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस आएंगे तो आप उस वीडियो को पहले देख लो। अब इसके चैप्टर यहाँ पर है साझेदारी। तो साझेदारी का पहले मीन्स समझना होगा कि साझेदारी होती क्या है। तो साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है। जैसे कि आप सभी जानते हो, आपके भी कोई मित्र होंगे, तो मित्र क्या कहलाते? पार्टनर कहलाते। तो मतलब आप सिंगल व्यक्ति हो तो सिंगल तो कोई होता नहीं है। पार्टनर के लिए क्या होना चाहिए? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना चाहिए। तो आज इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा। तो आज साझेदारी का अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो साझेदारी का अर्थ, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि साझेदारी कौन से एक्ट में दी गई है। तो साझेदारी से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में है। साझेदारी से संबंधित जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। प्रावधान मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का होना और उद्देश्य क्या होना? लाभ कमाना। अब ये कब से अप्लाई हुई? कौन? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम? 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ है। अब ये तो 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ है भारतीय साझेदारी अधिनियम। अब इससे पहले भी तो कुछ प्रावधान होंगे, तो वो कहाँ दिए गए होंगे? तो साझेदारी अधिनियम आने से पहले इससे संबंधित
प्रावधान भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1 अक्टूबर 1932 से लागू हुआ है, तो इसके पहले जो भी प्रावधान थे वो कहाँ दिए गए थे? भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो इसका आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से एक्ट में दिया गया है। अब इसकी परिभाषा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो परिभाषा किसमें होगी? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी की क्या परिभाषा दी गई है? तो इसकी परिभाषा है, साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो और उस उद्देश्य को जो उसका लाभ है उसको निश्चित अनुपात में बांटने का समझौता किया हो। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो एवं उस लाभ को एक निश्चित अनुपात में बांटने का समझौता हुआ हो, जिसका संचालन वे सब अथवा उन सबकी ओर से एक व्यक्ति करता हूं। तो आपको इसकी क्या डेफिनेशन दी गई है? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य संबंध स्थापित करती है जिनका उद्देश्य क्या हो? लाभ कमाना हो। अगर लाभ नहीं होगा तो वो पार्टनरशिप ही नहीं बन सकते, क्योंकि कोई लॉस में तो पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। प्रॉफिट होगा तभी तो पार्टनर बनेगा। एवं उस लाभ को एक निश्चित अनुपात में बांटने का समझौता हुआ हो। अगर मान लो किसी के कम आ रहा है प्रॉफिट, किसी के ज्यादा आ रहा है, तो पार्टनर नाराज हो जाएंगे। तो उसको किस अनुपात में बांटा जाएगा? निश्चित अनुपात में बांटा जाएगा, जिसका संचालन वे सब, मतलब पार्टनर होते हैं तो या तो वे सब करें या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। या तो आप इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखते हैं साझेदारी। साझेदारी साझेदारी में उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो। साझेदारी में किन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य ओनली क्या हो, लाभ कमाना हो। अब देखते हैं साझेदारी और फर्म में क्या अंतर है। तो साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं। यहाँ क्या लाइन लिखी हुई है, साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं। साझेदार मतलब जैसे अलग अलग व्यक्ति होते हैं। मैंने बोला कि आप मेरे पार्टनर बन सकते हैं, तो वो दोनों मिलके एक पार्टनर बन गए। अलग अलग ग्रुप बन गया, मान लो अलग है तो वो दूसरा भी बोलेगा मेरा पार्टनर बन सकता है, तो उनका अलग ग्रुप बन गया। तो ऐसे ग्रुप बन गए तो उसको साझेदारी कहते हैं। अब साझेदारी के सामूहिक रूप को क्या कहा जाता है, फर्म कहा जाता है। एवं जिस नाम से व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। अब यहाँ क्या लिखी हुई लाइन, साझेदारी के सामूहिक रूप को फर्म कहा जाता है। साझेदारी मतलब मैंने जैसे बताया कि आपको अलग अलग पार्टनर के ग्रुप बन गए, तो उनको सामूहिक रूप से क्या कहेंगे, फर्म कहेंगे। मतलब अलग अलग पार्टनर बने, उनका सामूहिक रूप हुआ, तो सामूहिक रूप को क्या बोल गए, फर्म कहा जाता है। अब उस जो भी नाम से व्यवसाय करेंगे, मतलब साझेदार है, अब साझेदार व्यवसाय करेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो पार्टनर अलग अलग है तो किस किस का नाम रखेंगे, तो उसमें किसका नाम रखा जाएगा, फर्म का नाम रखा जाएगा। अब मेन पॉइंट आता है कि साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस पॉइंट को समझते हैं। साझेदारी की आवश्यकता, सबसे मेन पॉइंट है ये कि साझेदारी की आवश्यकता
क्यों पड़ी? नीड ऑफ पार्टनरशिप। साझेदारी की आवश्यकता। एकाकी व्यापार होता था, एकाकी मतलब जैसे एकल व्यक्ति होता था, वो बिजनेस करता है। अब बिजनेस करता है तो मान लो वो अकेला व्यक्ति है तो उसके पास इतनी पूंजी भी नहीं होती है कि वो खुद व्यवसाय बड़ा कर सके, या इतनी वो भी नहीं होती कि वो उधार ज़्यादा खरीद सके माल। तो उसकी आवश्यकता के लिए क्या करना पड़ा? साझेदारी की स्थापना करना पड़ा। तो एकाकी व्यापार की कमी को दूर करने के लिए साझेदारी का उद्भव हुआ। मैंने आपको बताया है कि एकाकी व्यापार की कमी को दूर करने के लिए किसका उद्भव हुआ है? साझेदारी का उद्भव हुआ है। अभी जैसे मैंने बताया है, एग्जाम्पल क्या बताया? सीमित पूंजी। मान लो कि मैं व्यापार कर रही हूँ, तो मैं एक अकेली व्यक्ति हूँ। अब मैं एक अकेली हूँ तो अब मेरे पास इतनी पूंजी भी नहीं होगी कि मैं बिजनेस बड़ा कर सकूं। तो मुझे क्या फील हुआ कि अगर मान लो मेरे साथ कोई होता तो मैं ज़्यादा पूंजी लगा सकती थी बिजनेस में, तो मेरा व्यापार क्या होता? ज़्यादा बड़ा होता। अब एक कमी और फील हुई उसको, क्या? सीमित प्रबंध एवं चातुर्य। मतलब अकेले व्यक्ति हूँ, मैं अकेली हूँ तो मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तो मेरे लिमिट में जो होता है मैं वैसे व्यवसाय करती हूँ। मान लो मेरे साथ कोई दूसरा व्यापारी है, मान लो दूसरा पार्टनर है, तो वो ज़्यादा ज्ञान मतलब कोई ज्ञानदारी भी होता है कि ज़्यादा बिजनेस को फैला सकता है। अगर पार्टनर होता है तो उसका सपोर्ट रहता है कि अपन को कहाँ चलना है, कैसा प्रबंध करना है बिजनेस का। एक होता ही इसकी कमी है एक और, सीमित साख। सीमित साख मतलब जैसे अगर मान लो मैं अकेली हूँ तो मैं ज़्यादा माल उधार भी नहीं खरीद सकती, क्योंकि ज़्यादा उधार खरीदूंगी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है इतना देने के लिए। अब मान लो मैं किसी को उधार बेचूंगी तो उधार बेचूंगी तो मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा होगा नहीं। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए किसका उद्भव हुआ? साझेदारी का उद्भव हुआ। इसके एग्जाम्पल देखो, सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य, सीमित साख, इत्यादि। ये है साझेदारी की आवश्यकता। आपको समझ में आ ही गया होगा भी ये कि एकाकी व्यापार की कमी को दूर करने के लिए किसका उद्भव हुआ है? साझेदारी का उद्भव हुआ है। अब इसको शुरू से देख लीजिए आप। साझेदारी में उन व्यक्तियों को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य क्या हो? ओनली फॉर क्या पर्पज है उनका? लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना है। अब साझेदारी में जो व्यक्ति शामिल होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहते हैं? साझेदार कहते हैं। अभी जैसे मैंने बताया था अलग होते हैं तो पार्टनर बन जाते हैं, और उन साझेदारी के सामूहिक रूप को क्या कहते हैं? फर्म कहा जाता है। एवं जिस नाम से मान लो साझेदार जो व्यवसाय करते हैं उस व्यवसाय को किस नाम से कहा जाता है? फर्म का नाम दिया जाता है। अब साझेदारी की आवश्यकता। एकाकी व्यापार की कमी को दूर करने के लिए किसका उद्भव हुआ है? साझेदारी का उद्भव हुआ है। इसके एग्जाम्पल है सीमित पूंजी, सीमित प्रबंध चातुर्य, सीमित साख इत्यादि। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लेना फिर। अब पढ़ते हैं साझेदारी की विशेषताएं।
साझेदारी की विशेषताएं। अब साझेदारी में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे दो, मैंने बोला है आपको, दो या दो से अधिक व्यक्ति को होना, उसका पर्पज क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, बिजनेस कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, उसको कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना है, 1932 के अकॉर्डिंग काम करना है उसको, और उनके मध्य समझौता होना चाहिए। तो इस पॉइंट, जो ये पॉइंट है वही इसकी क्या है, विशेषता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। तो ये नहीं है कि मान लो कि दो से अधिक हो सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहले दिया गया है आपको दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, 2 और मोर देन 2 पर्सन। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, मतलब मिनिमम कितने होंगे, 2 पर्सन होंगे, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। अब मान लो कि अकेला व्यक्ति है, जब भी अकेला व्यक्ति रह जाएगा तो वहाँ साझेदारी नहीं होगी, क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी भी पार्टनर नहीं होता। जैसे आप जानते हो कि हस्बैंड वाइफ है तो वो भी पार्टनर है, या आपके साथ कोई फ्रेंड है तो वो भी आपका पार्टनर है, मतलब अकेला व्यक्ति कभी भी साझेदार नहीं हो सकता। जहाँ पर अकेला व्यक्ति हो गया वहाँ साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अब इसके एक्ट है 1872, कौन सा एक्ट है वो, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872। उसमें दिया गया है कि जो भी पार्टनर होगा वो अवयस्क, पागल या अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति है अवयस्क है, मतलब 18 साल से कम उम्र का है, तो वो समझता ही नहीं है कि बिजनेस क्या होता है, मान लो समझता भी है लेकिन वो अवयस्क कभी भी कौन से एक्ट 1872 में शामिल नहीं हो सकता। पागल, उसको पता ही नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, तो वो पार्टनर कैसे बन सकता है। एक अयोग्य घोषित, मान लो उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया है कि आप पार्टनर नहीं बन सकते, तो ये सब पार्टनर नहीं बन सकते। अब इसमें आप बोलोगे कि दो या दो से अधिक, मतलब कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम, इसका उल्लेख भारतीय साझेदारी अधिनियम में कहीं भी नहीं दिया गया है। लेकिन एक्ट 2013, कौन सा, कंपनी अधिनियम 2013, इसमें दिया गया है कि आपके मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं। लेकिन जो कंपनी विविध नियम है, कंपनी विविध अधिनियम 2014 की नियम 10 के अंदर बोला गया है कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 50 मेंबर हो सकते हैं। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मिनिमम कितने होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन, एंड मैक्सिमम कितने होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए। मतलब मिनिमम तो 2 हो और मैक्सिमम कितनी हो, 50 हो। अगर मान लो कि साझेदार है, अगर साझेदार 2 से कम हो गए तो वहां साझेदारी समाप्त हो जाएगी, अगर 50 से ज्यादा हो गए तो वहां भी साझेदारी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। सेकंड पॉइंट है साझेदारों के मध्य समझौता। अब साझेदारों के मध्य समझौता होगा, मान लो अब मैं पार्टनर बनाने जा रही हूँ तो उन दोनों के बीच में एग्रीमेंट तो होगा ना, कि कौन सा एग्रीमेंट होगा, या तो मौखिक रूप से होगा या लिखित रूप से होगा, दोनों में से कोई सा ही तो होगा। या तो बोल के पार्टनर बनेंगे, या कुछ मान लो किसी पे लिख दिया उन्होंने कि या लिखित में कुछ दे दिया उन्होंने एग्रीमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग पार्टनर बनेंगे वो। लेकिन जब भी कोई भविष्य में मान लो मतभेद हो गए तो उससे बचने के लिए कौन सा समझौता, एग्रीमेंट उचित रहता है, लिखित समझौता उचित रहता है उनके बीच में। अब इसकी धारा 5 है, धारा 5 क्या कहती है कि साझेदारों के मध्य क्या होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए उन दोनों। अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो वहां पर क्या हो जाएगी, साझेदारी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ कि लाभ कौन सा अनुपात में बांटेंगे या उसका कौन सा व्यवसाय होगा। तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, अनुबंध होना चाहिए। और ये जहाँ पर ठहराव नहीं है वहां पर क्या हो जाएगी, साझेदारी समाप्त हो जाएगी।
अब इसका थर्ड पॉइंट दिया गया है आपको, व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना हो। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि कोई भी पार्टनर नहीं चाहता कि वो लॉस में पार्टिसिपेट करे, तो उसको उसका उद्देश्य, उसका पर्पस क्या होना चाहिए, ओनली प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देगा, ओनली लाभ कमाने पर ध्यान देगा। अब फोर्थ पॉइंट है इसका, वेद व्यवसाय का होना। वेद व्यवसाय का होना, वेद मतलब होता है, जैसे आपको पता है कि बिजनेस कौन सा होना चाहिए, वेद होना चाहिए, मतलब उससे प्रॉफिट अर्न हो। जैसे धार्मिक कार्य के लिए बोल दिया कि तो मेरा पार्टनर बन सकता है क्या, तो पार्टनर बना रहे किसके लिए आप, धार्मिक परोपकार कार्य के लिए, तो वहाँ उद्देश्य आपका है नहीं लाभ कमाना। जहाँ पर पर्पज प्रॉफिट अर्न करना नहीं हो तो वहां पर क्या नहीं हो सकती, साझेदारी नहीं हो सकती। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए उनका, ओनली वेद व्यवसाय करना। पांचवा है अधिनियम। अधिनियम कौन सा होना चाहिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अकॉर्डिंग वो क्या करें, काम करें। इसका सिक्स पॉइंट क्या कहता है, असीमित दायित्व। असीमित दायित्व, प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, प्रत्येक साझेदार का क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। जब तक फर्म है जब तक उनका दायित्व असीमित है, मतलब वो क्या होना चाहिए, साझेदार होगा तो उनका दायित्व सबके लिए बराबर होगा, कि लॉस में भी होगा तो प्रॉफिट में भी होगा, लेकिन उद्देश्य तो उनका लाभ कमाना होगा। बाई चांस कभी लॉस भी हो जाता है तो उनका दायित्व असीमित रहता है। 7 पॉइंट में आपको दिया गया है पृथक अस्तित्व का होना। पृथक अस्तित्व का होना, जैसे मैंने बताया आपको, फर्म और साझेदार दोनों क्या नहीं हो सकते, अलग अलग नहीं हो सकते। मतलब जो साझेदार का सामूहिक रूप है वही क्या है, फर्म है। तो फर्म और साझेदार अलग अलग नहीं हो सकते। तो ये क्या है, साझेदारी की विशेषता है। इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब पढ़ते हैं साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के प्रकार, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, साझेदारी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले है दायित्व के आधार पर, सेकंड है समय के आधार पर, थर्ड है आपके उद्देश्य के आधार पर, फोर्थ है वैधता के आधार पर। साझेदारी कितने प्रकार की है, 4 प्रकार की। एक तो दायित्व के आधार पर, समय के आधार पर,
उद्देश्य के आधार पर, वैधता के आधार पर। तो दायित्व के आधार पर दो प्रकार की है। कौन कौन सी है? एक तो सीमित और एक असीमित। उनका दायित्व कौन सा हो सकता है? या तो सीमित दायित्व हो सकता है या असीमित दायित्व हो सकता है। समय के आधार पर, समय के आधार पर कितने प्रकार की हो सकती है? दो प्रकार की हो सकती है। एक तो है निश्चित और एक है अनिश्चित। अब उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर भी दो प्रकार की है। एक तो है ऐच्छिक, एक है विशेष। वैधता के आधार पर भी दो प्रकार की है। एक तो है वैध और एक है अवैध। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि सीमित क्या है, असीमित क्या है, निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है, ऐच्छिक क्या है, विशेष क्या है, वैध क्या है, अवैध क्या है। तो सीमित दायित्व, अब ये सीमित दायित्व के बारे में क्या कह रहा है कि पार्टनर होगा, तो पार्टनर उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा तो उसने बोला कि मेरा सीमित दायित्व है। तो फर्म क्या होती है, जैसे मान लो कोई लॉस हो गया फर्म को, तो वो क्या है कि जो भी उसकी निजी संपत्ति है उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। मतलब सीमित दायित्व बस ओनली फर्म तक ही है उसका दायित्व, उसकी निजी संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं है। असीमित दायित्व, असीमित दायित्व में मतलब मैंने जैसे आपको पहले ही बताया है, असीमित दायित्व में फर्म का लॉस हो चाहे कुछ भी हो, उसका दायित्व, साझेदार का दायित्व क्या होगा? असीमित होगा। अभी यहाँ पर है समय के आधार पर निश्चित और अनिश्चित। मान लो कि साझेदार है, साझेदार ने बोला है कि जो भी व्यवसाय होगा, मान लो 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष के लिए मैं साझेदार बनूंगा, मतलब 3 वर्ष के लिए मैं साझेदार बनूंगा। जैसे 3 वर्ष कंप्लीट हुए तो वो साझेदार नहीं रहेगा। एक है अनिश्चित समय, निश्चित समय और अनिश्चित समय। अनिश्चित समय मतलब जैसे अनलिमिटेड टाइम, मतलब वो कितने भी समय के लिए रह सकता है। उसने एग्रीमेंट में बोला है कि मैं अनिश्चित समय के लिए क्या हूँ? साझेदार हूँ, तो उसका टाइम फिक्स नहीं है। एक है ऐच्छिक और एक विशेष, मतलब साझेदार होगा तो उसने बोला कि मैं ऐच्छिक, ऐच्छिक का मतलब होता है जैसे उसकी कोई निश्चित अवधि थी, मैंने बताया जैसे 3 वर्ष थे, 3 वर्ष उसके समाप्त हो गए तो उसको साझेदार क्या होना चाहिए? समाप्त हो जानी चाहिए उसकी साझेदारी। लेकिन ऐच्छिक के अंदर ये नहीं है। ऐच्छिक में है कि भाई 3 वर्ष कंप्लीट हो गए, फिर भी वो अपनी इच्छा को क्या करना चाहता है? मतलब जारी रखना चाहता है कि वो साझेदार है, तो साझेदार क्या, वो साझेदारी में बना रहना चाहता है। तो मतलब निश्चित अवधि समाप्त होगी फिर भी वो साझेदार रहना चाहता है, तो उसकी इच्छा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक। एक होती है विशेष। अब ये विशेष साझेदारी क्या होती है? विशेष साझेदारी होती है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट था कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में मेरी साझेदारी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। तो उसने विशेष कोई कॉन्ट्रैक्ट करा था, एग्रीमेंट करा था उसने। अब वैधता के आधार पर, वैधता के आधार पर वैध और अवैध, जैसे मैंने बताया आपको वैध व्यवसाय होना चाहिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के तहत होना चाहिए। अब अवैध, अवैध साझेदारी क्या होती है? अवैध साझेदारी होती है जैसे मान लो मिनिमम मेंबर कितने बताया मैंने आपको? 2, और मैक्सिमम बताया आपको 50। अब मिनिमम मेंबर 2 में से क्या हो गए? 1 पर्सन रह गया हो, तो 1 पार्टनर रह गया हो, तो वहां पे साझेदारी समाप्त हो जाएगी। अगर 50 से ज्यादा हो गए, 50 से ज्यादा हो गए तो भी साझेदारी समाप्त हो जाएगी। या मान लो जो व्यवसाय था उस व्यवसाय को क्या कर दिया जाए? गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए, या साझेदार को गैर कानून घोषित कर दिया जाए, या उसको राष्ट्र विद्रोही बता दिया जाए, तो वहां पर भी क्या हो जाएगी? साझेदारी समाप्त हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लो आप। अब सबसे मेन पॉइंट है साझेदारी संलेख। पार्टनर
डीड, मतलब इसके बारे में आपको पूरा पता चलेगा कि पार्टनर होते क्या है, उनके बीच में क्या क्या एग्रीमेंट होते हैं, संलेख उनके क्या क्या है। साझेदारी, संलेख। फर्स्ट है साझेदारों के नाम व पते, मतलब आप किसी भी पार्टनर को बनाओगे तो उनका नाम होना चाहिए, उनका क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। सेकंड, फर्म का नाम व पता होना चाहिए। साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति, फोर्थ है फर्म के लेखे रखने की विधि, आहरण पर ब्याज के प्रावधान, देखो साझेदारों के नाम व पते, ये मैंने बता दिया आपको, फर्म का नाम व पता। अब सामूहिक रूप से जो बना है फर्म, तो फर्म का क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए कि फर्म का एड्रेस क्या है। साझेदारी के व्यवसाय की प्रकृति, मतलब उनके व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, मतलब कौन सा व्यवसाय, मतलब किस चीज का वो व्यवसाय कर रहे हैं। फर्म के लेखे रखने की विधि, कि फर्म लेखे मतलब जो अकाउंट रख रही है वो कौन से अकाउंट रख रही है, दोहरा रख रही है, खरी रख रही है, कौन सी रख रही है। आहरण पर ब्याज के प्रावधान, मतलब आहरण पर ब्याज के प्रावधान, इसमें आपको पता आगे पता चलेगा कि आहरण पर ब्याज के प्रावधान कौन से हैं। 6 है पूंजी पर ब्याज के प्रावधान, साझेदारों के ऋण के संबंध में प्रावधान, मतलब साझेदारों के ऋण के संबंध में प्रावधान, साझेदार जो भी ऋण लाएंगे तो उनके संबंध में मतलब उनको प्रावधान दिया गया है कि आपको कितनी दर से ब्याज दिया जाएगा। 8 है साझेदार की मृत्यु एवं प्रवेश के संबंध में ख्याति की राशि, फर्म के विघटन पर लेखे, तो ये साझेदारी संलेख में दिए गए। अभी और है तो पहले आप इसको नोट डाउन करो। अब आगे डिस्कस करते हैं।
साझेदारों की पूंजी खाते रखने की विधि। नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान। नए साझेदार के प्रवेश पर प्रावधान। नए जैसे नए साझेदार, मान लो कि कोई नया पार्टनर बन गया तो उसके संबंध में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं। खातों का अंकेक्षण, मतलब जो भी ऑडिट होगा तो अकाउंट का ऑडिट किस प्रकार होगा। साझेदार के अधिकार, कर्तव्य एवं दायित्व। मतलब साझेदार के अधिकार कौन कौन से हैं, उनके कर्तव्य क्या क्या है, उनके दायित्व कौन से हैं। साझेदार की मृत्यु पर प्रावधान। मान लो किसी साझेदार की मृत्यु होगी तो उनका जो लाभ होगा वो किस अनुपात में बांटा जाएगा, उसके संबंध में प्रावधान है। या मान लो कोई साझेदार दिवालिया घोषित हो गया। दिवालिया मतलब जैसे उसके पास कुछ भी नहीं बचा, न्यायालय ने उसको क्या कर दिया है, दिवालिया घोषित कर दिया है। तो साझेदार की दिवालिया होने पर गार्नर बनाम मर्रे का नियम लागू होना। तो ये किसमें दिए गए प्रावधान आपको, साझेदारी संलेख में प्रावधान दिए गए हैं आपको। तो इसको भी नोट डाउन कर लो आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये तो साझेदारी संलेख में आपको दिए गए थे। अब साझेदारी संलेख के अभाव में क्या होगा। अगर मान लो आपको वहां पर नहीं दिया गया एक पॉइंट कि साझेदारी संलेख में प्रावधान है, तो आपको क्या करना है। साझेदारी संलेख के अभाव में प्रावधान। फर्स्ट पॉइंट क्या है, लाभ। लाभ को जब भी मान लो वहां पर नहीं दिया गया है कि आपको साझेदारी संलेख में प्रावधान है, अगर मान लो ये वर्ड नहीं है तो आपको साझेदारी संलेख के अभाव में क्या करना है। तो साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ को किस अनुपात में बांटना है, लाभ को समान या बराबर
के अनुपात में बांटना है। अब सेकंड है पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। मतलब जहां पर साझेदारी संलेख का अभाव होगा, मतलब जहां पर नियम नहीं होंगे साझेदारी संलेख के, वहीं क्या होगा, वहां पर ये प्रावधान लागू हो जाएंगे कि लाभ को समान या बराबर अनुपात में बांटेंगे और पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। आहरण मतलब जैसे किसी पार्टनर ने कोई आहरण कर लिया है, फर्म ने कोई आहरण कर लिया, तो उस पर ब्याज नहीं लेगी। अब फोर्थ है पारिश्रमिक। साझेदारों को कोई भी वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक इत्यादि नहीं दिया जाएगा। मतलब जब भी साझेदारी संलेख का अभाव होगा वहां पर क्या नहीं होगा, पारिश्रमिक, वेतन, कमीशन इत्यादि नहीं दिया जाएगा। फोर्थ है साझेदार के ऋण पर ब्याज। अब मान लो साझेदार ने कोई ऋण दिया था, तो उसके ऋण पर कितना ब्याज दिया जाएगा, 6% पर एनम के अनुसार दिया जाएगा। उसको 6% वार्षिक के आधार पर देंगे। 6 पॉइंट है साझेदार व्यापार के संचालन, प्रबंध में हिस्सा लेगा। मतलब क्या हो रहा है, साझेदार व्यापार के संचालन और प्रबंध में हिस्सा लेगा। मतलब व्यापार का संचालन कैसा चल रहा है, उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है, तो उसको देखने का अधिकार किसका है, साझेदार का भी है। 6 है साझेदार व्यवसाय के खातों का निरीक्षण एवं प्रतिलिपि लेने का अधिकार भी रखता है वो। साझेदार होगा तो उसने जो फर्म है, फर्म के जो लेखे है, लेखे किस प्रकार के हैं, उसने क्या क्या एंट्रियां करी है, तो उसके बारे में साझेदार को देखने का अधिकार, उसका निरीक्षण करने का अधिकार और उसकी कॉपी लेने का अधिकार रहता है। तो ये क्या है, साझेदारी संलेख के अभाव में क्या है, नियम है। जब साझेदारी संलेख का अभाव होगा तो वहां पे ये नियम काम में लिए जाएंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लो।
क्योंकि ये सबसे मेन है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इन्हीं के माध्यम से किए जाएंगे। अगले है साझेदारी के पूंजी खाते। साझेदारी के पूंजी खाते कितने प्रकार के खाते होते हैं? एक तो होता है स्थिर खाते, स्थिर पूंजी खाते, इसको बोल सकते हैं अपरिवर्तनशील। अपरिवर्तनशील या स्थिर पूंजी खाते, और इसको बोलेंगे परिवर्तनशील पूंजी खाते। अब स्थिर पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 2 प्रकार के खाते होते हैं। एक तो होता है पूंजी खाता, एक होता है चालू खाता। और इसमें एक ही प्रकार का खाता होता है, ओनली पूंजी खाता। पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट, इसको बोलते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट। साझेदारी के पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? 2। एक तो होता है स्थिर पूंजी खाते और एक होता है परिवर्तनशील पूंजी खाते। अब स्थिर पूंजी खाते कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक होता है पार्टनर करंट अकाउंट। और परिवर्तनशील में एक ही प्रकार का होता है, ओनली पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसको नोट डाउन कीजिए।